Goal, nation's leading institute. Hello students, today we are here to discuss the solution of AITS Main Test 6 held on 27th of September 2025. Let's start our discussion. Start from the question number first. The electric field of a charged particle at a point is always continuous. Continuous if there is a no charge at that point, discontinuous and discontinuous if there is a charge at that point. देखिए यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज की वजह से, मान लेते हैं चार्ज का नेचर अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पी पॉइंट पे जो कि इससे आर दूरी पे सेपरेटेड हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड होगा, और अगर यहीं पे चार्ज का नेचर नेगेटिव हो तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो रेडियली इनवर्ड होगा। लेकिन अगर इसी चार्ज के सराउंडिंग में दूसरा चार्ज कोई प्लेस कर दे, मान लेते हैं Q1 Q2 सेम यहाँ पे पोलैरिटी का बट अपोजिट यहाँ पे मैग्नीट्यूड का दो चार्ज प्लेस किए, तो चार्ज का नेचर पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो रेडियली आउटवर्ड होंगी इससे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का नेचर पॉजिटिव है। जैसा लाइंस यहाँ पे वैसा लाइंस यहाँ पे निकलना शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पे इन दोनों चार्ज के बीच में कहीं ना कहीं एक नल पॉइंट होता है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। अगर आप यहाँ पे फील्ड लाइंस को ड्रॉ करें तो देख रहे कुछ डिसकॉन्टिन्यूटी आना शुरू हो गया अबाउट दिस पॉइंट पे, जहाँ से एक भी लाइन यहाँ पास नहीं होगा उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे नल पॉइंट, बिकॉज एट दैट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो जैसे ही किसी चार्ज के सराउंडिंग में दूसरा चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नेचर है वो अब डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, यानी डिसकॉन्टिन्यूअस इफ देयर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट, तो ऑप्शन ये करेक्ट हुआ। और अगर कोई चार्ज उसके सराउंडिंग में नहीं है तो वो कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट, तो ऑप्शन ये दिखा। जहाँ पे बी और डी होगा तो वो कहलाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इफ E डॉट डी एस इक्वल टू जीरो ओवर अ सरफेस देन, देखिए हम लोग जानते हैं गॉस लॉ की बात करें, पहले ही समझते हैं गॉस लॉ से किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा तो उसका सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट डी एस थ्रू द क्लोज लूप वाया अ क्लोज लूप ऑलवेज इक्वल होगा चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट बाई दैट लूप। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑप्शन का, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट इज जीरो, नहीं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, ऐसा कोई नहीं। लेकिन एक चीज जानते हैं, किसी भी सॉलिड, किसी भी एक क्लोज लूप की वजह से, किसी भी क्लोज लूप से पास होने वाली, जैसे फील्ड लाइंस अगर यहाँ से पास हो रही है फील्ड लाइंस, तो ये क्लोज लूप की वजह से जिस पॉइंट पे फील्ड लाइंस इंटर करेगा उतना ही फील्ड लाइंस यहाँ से इसको बाहर इमर्ज होगा, यानी कि टोटल फ्लक्स थ्रू इट्स एंड की बात करें तो थ्रू अ क्लोज लूप वो ऑलवेज जीरो, कब, जब वो क्लोज लूप प्लेस हो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है तो फ्लक्स थ्रू इट्स एंड ऑलवेज जीरो, बिकॉज जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे इंटर करेगा उतना ही फील्ड लाइंस यहाँ पे लीव करेगा। फील्ड लाइंस जब लीव करेगा तो फ्लक्स पॉजिटिव, इंटर करेगा तो फ्लक्स निगेटिव, तो नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा, जीरो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है E डॉट डी एस इक्वल टू जीरो, तो इट मीन्स यहाँ पे टोटल फ्लक्स विल बी जीरो। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस इंटरिंग द सर्फेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग इट, तो एक ऑप्शन ये करेक्ट दिखा। दूसरी बात, अगर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज इनक्लोज, सपोज मान लेते हैं चार्ज को इनक्लोज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ गॉसियन सरफेस, मान लेते हैं कोई एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे अगर चार्ज इनक्लोज है तभी उसके द्वारा फ्लक्स, लेकिन अगर चार्ज इस गॉसियन सरफेस के आउटसाइड में तो इसके द्वारा मिलने वाला जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एग्जिस्ट करेगा, लेकिन फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा, जीरो। तो इट मीन्स नेट चार्ज मस्ट नेसेसरी बी आउटसाइड द सरफेस, तो ऑप्शन यहाँ पे डी भी दिखा, जहाँ सी और डी होगा वो कहलाएगा आपका ऑप्शन, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ देयर वेयर ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स देन, फर्स्ट पार्ट है E डॉट डी एस जीरो एट एनी सरफेस, नहीं बोल सकता ऐसा, लेकिन E डॉट डी एस क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन इफ चार्ज ऑफ द मैग्नीट्यूड क्यू वेयर इनसाइड द सरफेस। अगेन यहाँ पे बात करेंगे, कोई एक गॉसियन सरफेस बनाए, इस गॉसियन सरफेस पे अगर इनक्लोज है ये चार्ज, तब उसके द्वारा मिलने वाला जो फ्लक्स होगा विल बी इक्वल टू E डॉट डी एस, E डॉट डी एस विल बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय दैट लूप डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तभी पॉसिबल होगा जब कोई चार्ज को इनक्लोज करे, तो ऑप्शन यहाँ पे तो करेक्ट दिख रहा है डी। अगर यहाँ पे बात करें सी ऑप्शन E डॉट डी एस कुड नॉट बी डिफाइंड, ये तो रॉन्ग हो रहा है।
लेकिन ई डॉट डी एस इफ देयर चार्ज इज आउटसाइड द सरफेस वो वैल्यू जीरो होगा। ये भी बात करेक्ट है कि अगर जैसे ही चार्ज को इस इनक्लोज सरफेस से बाहर कर देंगे तो इसके द्वारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे बी और डी जहाँ पे होगा वो ऑप्शन कहलाएगा। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a positive charge q is uniformly distributed along a circular ring of a radius capital R. A small test charge q is placed at the center of the ring. Then ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को करेक्ट यहाँ पे चूज करना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे बात करें अगर यहाँ पे एक आपके पास चार्ज रिंग है, किसी भी चार्ज रिंग के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, उसके सेंटर पे जीरो, उसके सेंटर पे आ जाएगा यहाँ पे जीरो। अगर एक चार्ज को प्लेस कर रहे हैं सेंटर पे और इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं सेंटर से कुछ अवे यानी उसके प्लेन के, देखो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, इफ क्यू पॉजिटिव एंड इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सेंटर इन द प्लेन ऑफ द रिंग इट विल बी पुश्ड बैक टुवर्ड्स द सेंटर। प्लेन का मतलब सपोज अगर हम लोग यहाँ पे रिंग को ऐसे कंसीडर कर रहे हैं, ये रिंग का प्लेन हुआ, इसी प्लेन के आप इधर या इधर इसको शिफ्ट करें चार्ज के नेचर को पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हुए, तो क्या फिनोमेना होगा इसको चेक करना है। सपोज मान लेते हैं चार्ज को इधर पुश किए इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि इस वाले पोर्शन से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो किधर डायरेक्ट होगा, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होने की वजह से चार्ज का नेचर अगर पॉजिटिव है तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी कि इस फोर्स की वजह से चार्ज का नेचर पॉजिटिव होने पर ये चार्ज फिर आके शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो आपको यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है, क्योंकि ये पुश कर देगा, ये फोर्स पुश कर देगा अलोंग टुवर्ड्स द सेंटर, ताकि यहाँ पे ये मेंटेन रहे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से यहाँ पे नेट फोर्स इसके ऊपर फिर से जीरो हो जाए। नेक्स्ट आगे बात करें, इफ क्यू नेगेटिव एंड इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सेंटर इन द प्लेन ऑफ द रिंग इट विल नेवर रिटर्न टू द सेंटर एंड विल कंटिन्यू मूविंग टिल इट हिट्स द रिंग। सपोज अगर यहाँ पे चार्ज का नेचर यहाँ पे निगेटिव हो जाए तो फोर्स यही जो होगा अब माइनस टाइम्स हो जाएगा Q इंटू ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिशा में फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा, क्योंकि ये दोनों एंटी पैरेलल हो जाएंगे। और इस केस में फोर्स पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर यहाँ पे फोर्स लगेगा। जैसे एंटी पैरेलल हुआ, चार्ज का नेचर निगेटिव, अगर आप इधर इसको इस तरफ पुश कर रहे हैं along द प्लेन ऑफ द रिंग तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फोर्स इसके अपोजिट लगेगा, तो ये चार्ज आके यहाँ पे आके इससे स्ट्राइक कर जाएगा, हिट कर जाएगा। तो ये भी ऑप्शन अभी करेक्ट दिख रहा है, बी भी करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन की बात करें, इफ क्यू लेस देन जीरो यानी नेगेटिव इट विल परफॉर्म एसएचएम फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्सिस। यानी कि अब किसी रिंग के एक्सिस की बात करें, ऐसे अगर ये चार्ज रिंग है उसके एक्सिस पर यहाँ पे कोई पॉइंट पी है और इस चार्ज को जो कि यहाँ से एक्स दूरी पे है इसका रेडियस कैपिटल आर, चार्ज को यहाँ पे प्लेस किया और चार्ज की पोलैरिटी दे दी है माइनस क्यू। तो हम लोग जानते हैं किसी भी रिंग के एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका मैग्नीट्यूड, इसका अगर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है तो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिलेगा आपको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग। चार्ज का नेचर यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव लिए तो इसके ऊपर फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, चार्ज ये क्रॉस करता हुआ जब इधर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि मोशन इधर तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यानी ये पार्टिकल क्या करेगा, एसएचएम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। डी की बात करें, क्यू एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम विद इन द प्लेन ऑफ द रिंग फॉर क्यू पॉजिटिव। हर देख रहे हैं कि जो चार्ज को अगर आप इधर डिस्प्लेस करें या इधर डिस्प्लेस करें, क्योंकि इस पोर्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिलेगा, इस पोर्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिलेगा, हर बार चार्ज के नेचर पॉजिटिव होने पर डिस्प्लेस करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगा के वापस इसको सेंटर पे ले आएगा। तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो जहां पर ये चारों ऑप्शन दिखेंगे वो अपना ऑप्शन कहलाएगा। तो देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिखा हम लोगों को। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑल आर करेक्ट, तो यहाँ पे ए बी सी एंड डी, तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर आर ई एक्स इक्वल टू एल्फा एक्स पावर 1/2 यानी एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वाई ई जेड इक्वल टू 0 इन विच एल्फा इक्वल टू 16 न्यूटन पर कूलम मीटर की पावर 1/2। कैलकुलेट द चार्ज विद इन द क्यूब, एज्यूम दैट ए इक्वल टू 0.2। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्यूब का साइड है,
एक्स एक्सिस से ये ए दूरी पे, और जबकि ये वाला पोर्शन एक्स एक्सिस से इसी का सेपरेशन कितना हो जाएगा, अब 2a के बराबर। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो फ्लक्स भी जो मिलेगा हम लोग को वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मिलेगा, बिकॉज फ्लक्स होता क्या है, फाई इक्वल टू ई डॉट ए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में अगर एंगल 0 होगा तभी यहाँ पे फ्लक्स, क्योंकि इस वाले सरफेस से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर ही है और ये एरिया वेक्टर ऊपर गया, यानी कि परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होने की वजह से फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। यानी ओवरऑल जो फ्लक्स की बात करें तो इस वाले पोर्शन पे फ्लक्स इंटर कर रहा है, तो इसको लिखेंगे हम लोग फाई इन। यहाँ से लाइंस बाहर निकल रही तो इसके द्वारा लिख रहे हैं हम लोग फ्लक्स को फाई आउट, यानी आउटवर्ड, और ये इनवर्ड। यहाँ पे ये फ्लक्स इनवर्ड है, ये फ्लक्स आउटवर्ड है। अगर यहाँ पे इनवर्ड फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स होता है क्या, सिंस जानते हैं फ्लक्स हम लोग ई डॉट ए, तो यहाँ पे ई ए कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू हो गया 0, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ई दे रखा है आपको, एल्फा वेरिएबल है यहाँ पे, ई एक्स विल बी इक्वल टू एल्फा एक्स की पावर 1/2, तो पहले यहाँ पे लिखे एल्फा और एक्स की जगह पे आपके पास आ गया ए की पावर 1/2। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर होगा हमेशा क्यूब है तो साइड का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर लिखे, लेकिन ये फ्लक्स कौन सा लिख रहे हैं हम लोग, इन वाला, तो इन वाला है तो इसके दोनों के बीच में अगर लाइंस इधर तो एरिया वेक्टर इधर, तो तब उस केस में यहाँ पे एंगल जो फॉर्म होगा वो होगा 180 डिग्री, तो माइनस लिखेंगे। देखिए इसको एक बार फिर से करेक्ट करके लिख लेते हैं, यहाँ पे एंगल आ जाएगा कॉस ऑफ 180 डिग्री, हम लोग इसके द्वारा लिख रहे हैं, फील्ड लाइन्स इधर हैं इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ गया, माइनस का, तो यहाँ पे हम लोग लिखे माइनस टाइम्स ऑफ एल्फा ए स्क्वायर इंटू रूट ए। वैल्यूज बाद में पुट कर लेंगे। फिर आउटसाइड की बात करें, जो फ्लक्स इमर्ज हो रही, यानी फील्ड लाइंस जो इमर्ज हो रही है इस सरफेस से, उसके द्वारा फ्लक्स की बात करें तो फाई आउट विल बी इक्वल टू एल्फा एक्स। इस बार एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 है, तो यहाँ पे लिखे एल्फा। यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हैं साइड का है, तो यहाँ पे हो गया 2a अंडर रूट में, तो 2a लिख लिए, इनटू इस केस में थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, और एरिया वेक्टर की बात करें तो ए स्क्वायर आ गया, यानी इस केस में एल्फा इंटू ए स्क्वायर इंटू रूट 2a दिखा हम लोगों को, रूट 2a। ये आ गया फ्लक्स आउटसाइड। तो टोटल फ्लक्स क्या मिलेगा आपको, तो टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू φ1 प्लस φ2 के बराबर। तो φ1 φ2 का वैल्यू पुट किए, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, एल्फा ए स्क्वायर इंटू, अगर रूट ए कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या दिखेगा आपको, रूट 2 - 1, क्योंकि एक पॉजिटिव था एक निगेटिव। और यही टोटल फ्लक्स जानते हैं फ्रॉम गॉस लॉ से क्या होता है, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा चार्ज इनक्लोज। चार्ज इनक्लोज की बात करें, सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से पुट कर ले रहे हैं, तो चार्ज इनक्लोज की बात करें तो क्यू इनक्लोज विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई, तो एल्फा का वैल्यू 1600, यहाँ पे ए स्क्वायर, ए का वैल्यू दे रखा है साइड यानी 0.2 का स्क्वायर, इंटू रूट ए दे रखा है तो रूट का 2.1, इंटू यहाँ पे रूट 2 - 1, तो यहाँ पे 1.414, तो ये लिख सकते हैं आप 4.414 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये वैल्यू पुट किए, सॉल्व किए, तो सॉल्व करने पे आपका रिजल्ट आएगा 10 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। The figure given below shows the variation of potential V or electric field E with R of point charge Q. तो which of the following curves represent electric field R and ये potential versus R ग्राफ। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से E विल बी इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और पोटेंशियल की बात करें तो ये हो जाएगा KQ बाई R। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या आर स्क्वायर ग्रेटर देन है कि नहीं आर से, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा हो गया। अगर ऐसा है आर स्क्वायर ग्रेटर देन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो लेस देन हो जाएगा पोटेंशियल से। यानी अगर सेकंड वाले ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू कम दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम है, और यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा हो गया, तो पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो दिखा क्या, फर्स्ट वाला कर्व हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो सेकंड वाला कर्व हो जाएगा आपका पोटेंशियल का, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। Question number 7. The work done by the external force in moving a charge plus Q from A to B as shown in the figure below, the field of plus Q is given by।
देखिए हम लोग बात करें यहाँ पे वर्क डन की, जब भी बात करते हैं तो वर्क डन विल बी इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे फोर्स वेरिएबल होगा तो बाई एक्सटर्नल फोर्स लिखें डॉट dr, या फिर माइनस टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर माइनस टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डॉट dr। क्योंकि यहाँ पे किसी भी चार्ज पार्टिकल को स्लोली लेकर मूव कराते हैं फ्रॉम दिस रीजन में, जो वर्क परफॉर्म करना पड़ता है वही हम लोग लिखते हैं यहाँ पे वर्क डन। अगर यहाँ बात करते हैं एक्सटर्नल एजेंट से, तो ए से बी की तरफ लेके जा रहे हैं तो आप यहाँ पे सिंबल देंगे ए से बी। अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो माइनस टाइम्स हो जाएगा, अभी भी डायरेक्शन है आपका ए से बी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जबकि हम लोगों को लेके जाना है ए से बी की तरफ। तो क्या दिखा आपको एक्सटर्नल एजेंट, तो ए डॉट बी यानी कि वर्क डन इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डॉट dr, तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। A slab of material of dielectric constant K has the same area as plates of the parallel plate capacitor C, but has a thickness of 4/5 of D, where D is the separation between the plates. Find the capacitance when the slab is inserted between the plates. जानते हैं जब भी स्लैब को इंसर्ट कराते हैं बिटवीन द प्लेट्स तो कैपेसिटेंस उसका वेरी करता है, और वही वेरिएबल कैपेसिटेंस को यहाँ लिखने चले तो C इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू फार्मूला कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस T प्लस टी बाई के, जहाँ पे कैपिटल के का आता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे थिकनेस ऑफ द स्लैब दे रखा है, यहाँ पे फिर से लिखे एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस थिकनेस ऑफ द स्लैब दे रखा है 4/5 ऑफ डी, तो 4/5 ऑफ डी प्लस टी की जगह पे 4/5 ऑफ डी डिवाइडेड बाई के लिख लिए ये वैल्यू। इसको और सॉल्व किए तो यहाँ से क्या दिखा 5d माइनस 4d/5, तो ये आ गया आपके पास एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई ये वैल्यू मिला आपको d/5 प्लस ये वैल्यू आ गया 4d डिवाइडेड बाई 5k। फिर देखिए यहाँ से क्या अगर 5 को एलसीएम लेके यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये रिजल्ट आ जाएगा 5k इंटू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई, यहाँ से 5 से 5 तो यहाँ पे क्या दिखेगा d इंटू डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट k प्लस 4d, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं d को, तो क्या रिजल्ट आ गया आपके पास 5k एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d प्लस d कॉमन ले लिए तो k प्लस 4 का वैल्यू दिखा आपको। तो जहाँ पे ऐसा ऑप्शन वो आंसर दिखेगा, तो आंसर कहाँ दिखा 5k। अच्छा एक बार और इसको लिख लेते हैं, ये हम लोग लिख रहे हैं किसी मीडियम की वजह से, तो यहाँ पे फिर से इसको लिखे तो c इज इक्वल टू 5k डिवाइडेड बाई ये वैल्यू अलग से लिख ले रहे हैं k प्लस 4 ऐसा, और इनटू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी अलग से लिख लिए। ये वैल्यू क्या है, अगर यहाँ पे c डैश मीडियम के लिए c डैश का यहाँ पे यूज कर लें तो ये वैल्यू मिला आपको इनिशियल वैल्यू कैपेसिटेंस का, तो ये आ गया 5k c डिवाइडेड बाई दैट इज k प्लस 4, तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। A charge of 12 milli-coulomb is located at the origin, पहले इसको बना लेते हैं, located at the origin बोल दिया तो इसको बना लिए, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं और इसको यहाँ पे x मान लेते हैं। ऐसा चार्ज जो है वो यहाँ पे q का वैल्यू दे रखा है 12 मिली-कूलम, ये लिख लिया ऐसा। Located at the origin, calculate the work done in taking a small charge of -4 into 10⁻⁹, यानी यहाँ पे कैपिटल Q है जिसका वैल्यू है -4 इंटू 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम अ पॉइंट P जो दे रखा है 0,0,3, तो इसका जो वैल्यू है 0,0,3 सेंटीमीटर, ये पॉइंट P मिला। टू अ पॉइंट Q है जिसका वैल्यू 0,4, इसलिए यहाँ पे y है z और इसको x माने, तो यहाँ पे Q का जो वैल्यू हो जाएगा वो दे रखा है पॉइंट Q का वैल्यू ये दे रखा है 0,4,0 सेंटीमीटर में, वाया है पॉइंट 0,12,18 सेंटीमीटर, यानी कि x का वैल्यू, यानी कोई पॉइंट यहाँ पे जो YZ प्लेन में है इसका जहाँ पे वैल्यू दे रखा है R, यानी कि 0,12,18 सेंटीमीटर में सब लेके जाना है हम लोगों को। यहाँ से P से Q ऐसे बोल रहा है, P से R गए, R से Q गए, लेकिन पूछ रहा है यहाँ पे वर्क डन जो होता है जब बात करते हैं हम लोग, वर्क डन विल बी इक्वल टू Q इंटू जिस चार्ज को लेके जा रहा है Q इंटू डेल्टा V,
डेल्टा वी का मतलब यहाँ से पी से क्यू के बीच की बात करें तो यानी कि पोटेंशियल लिखेंगे वी क्यू माइनस वी पी। जिस पॉइंट पे पी से क्यू लेके जा रहे हैं तो वी क्यू माइनस वी पी। लेकिन यहाँ देखना क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो लिख रहे हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस वो तो रेफरेंस पॉइंट से इंडिपेंडेंट होता है, वो सिर्फ डिपेंड करता है किस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल लिखना है, यानी कि पोटेंशियल के बीच के ऊपर, ना कि इस पाथ के ऊपर किस पाथ से आप लेकर जा रहे हैं चार्ज को। तो यहाँ पे ये वैल्यूज पुट किए, ये वैल्यू आ गया आपके पास -4 इंटू 10⁻⁻9। पोटेंशियल एट क्यू लिख रहे हैं तो पोटेंशियल किसकी वजह से, जो चार्ज यहाँ पे ओरिजिन पे रखा उसकी वजह से इस पी पॉइंट पे, तो क्या लिखेंगे हम लोग के क्यू डिवाइडेड बाई ये वैल्यू है 4 के बराबर माइनस पी पॉइंट पे पोटेंशियल, तो के क्यू डिवाइडेड बाई ये आ गया 3 के बराबर। और यहाँ पे ये दे रखा है सेंटीमीटर में, तो इसको यहाँ पे 10⁻⁻2 और रहेगा, 1/10⁻2 कॉमन ले लिए। तो फिर से देखो यहाँ पे इसको सॉल्व किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 3 - 4 डिवाइडेड बाई 12, तो -4 इंटू 10⁻⁻9। इसको ऊपर लिया तो 10⁻2 दिखा, और यहाँ पे के क्यू ले लिए कॉमन, तो के इंटू स्मॉल क्यू ले लिए कॉमन, तो ब्रैकेट में आ गया 3 - 4 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गया आपके पास 3, यहाँ से फिर से आपने लिखा तो ये आ गया माइनस का ये 10 -1 इंटू 10⁻, ये आ गया माइनस का 7, के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू स्मॉल क्यू का वैल्यू है 12 इंटू 10⁻3, और ये वैल्यू जो आपके पास था ये माइनस और 4 से आपने इसको कट कर दिया तो ये 1/3 आ गया। फिर देखिए ये इससे कट हो गया, 3 से ये 3 कट हो गया या 4 कट हो गया, तो 3.6, और यहाँ पे -7 और ये -3 मिलकर -10, और यहाँ पे 1 बचा 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 3.6 जूल के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। An electrical technician requires a capacitance of 3 microfarad in a circuit across a potential difference of 1.2 kilovolt. A large number of 2 microfarad capacitors are available to him, each of which can withstand a potential difference of not more than 300 volt. Suggest a possible arrangement that requires the minimum number of capacitors. देखिए आपसे यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर पूछा गया, नहीं पता कि अरेंजमेंट कैसा हो, यानी कैपेसिटर्स को अरेंज करें सीरीज में या फिर इसको अरेंज करें ऐसे ही कैपेसिटर का अरेंजमेंट लेकर आए पैरेलल में, तो नहीं आइडिया कि क्या होगा। वही चीज़ पूछा गया आपसे कि कैसे अरेंजमेंट किया जाए ताकि आपको ऐसी कंडीशन फुलफिल कर सके जो दे रखा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे टोटल ऐसे ही कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं हम लोग n, जिनका कॉम्बिनेशन ऐसा बना रहे हैं हम लोग रोज में m। तो यह कॉलम और रोज आपको यहाँ मिल गया जिसमें आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स विल बी इक्वल टू m इंटू n का प्रोडक्ट। अब m और n पता करने के लिए जान के अगर हम लोग यहाँ पे आइडेंटिकल कैपेसिटर है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो क्या लिखते हैं C/n। चूँकि यहाँ पे सीरीज में सबको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, सीरीज में जस्ट कॉम्बिनेशन, तो आइडेंटिकल हो तो C/n, और वैसे अगर पैरेलल में आ जाए तो क्या लिख सकते हैं आप देखिए, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन केस ऑफ, अगर आइडेंटिकल है सीरीज में C/n और ऐसे ही आपके पास पैरेलल में आ जाए कॉम्बिनेशन, तो इसको क्या लिख सकते हैं m इंटू C/n। C इक्विवेलेंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर्स अ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड सर्किट अक्रॉस दिस, ताकि अरेंजमेंट उसके पास आ जाए। एन लार्ज नंबर ऑफ 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स आर अवेलेबल टू हिम, ईच ऑफ विच कैन विदस्टैंड अ पोटेंशियल। यानी चाहता क्या है वो 3 को लाना, जबकि उसके पास अरेंजमेंट कितने का है C यहाँ पे, और इसको लिख लिया हम लोग m/n। तो यहाँ से आपके पास एक रिजल्ट आ गया 3n = 2m के बराबर, इक्वेशन नंबर 1 लिखे। फिर ये पे पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल इन केस ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, हम लोग जानते हैं कि अगर कैपेसिटर यहाँ पे सेम हो तो पोटेंशियल अबाउट एनी वन कैपेसिटर विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वन कैपेसिटर, किसी एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, तो V डैश विल बी इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाई n लिख सकते हैं। V डैश का वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पे किसी एक के अबाउट दे रखा है 300, जबकि टोटल आपको दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट दे रखा है मोर देन, यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस नॉट मोर देन 300 वोल्ट, तो ये आपके पास आ गया 300
आपने 300 लिखा, और ये टोटल आपको दे रखा 1.2 किलो है, तो 10 टू द पावर 3 यानी 1000 यहाँ पे लिख लिए, डिवाइडेड बाई n। ये देखिए इससे 2 से 2 कट हो गया, ये 12 आया, तो n का वैल्यू यहाँ से मिला आपको 4। जैसे ही n का वैल्यू 4 मिला तो यहाँ पे पुट किए, तो देखिए यहाँ पे 3 इंटू n का वैल्यू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू m, तो m का वैल्यू यहाँ पे आ गया आपके पास 6, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, 6 इंटू 4 विल बी इक्वल टू 24। आपको आंसर दिखा यहाँ पे 4, यानी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो जाएंगे आपके पास 24। एक और इसका शॉर्टकट मेथड होता है, आप चाहें तो वहाँ से भी पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ कैपेसिटर रिक्वायर्ड, तो लिखते हैं इसको C डैश बाई सी इंटू वी बाई वी डैश का होल स्क्वायर। अगर आप ये भी फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपको आंसर दिखेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, C डैश का वैल्यू यानी कि यहाँ पे जो इक्वलेंट होता है उसकी बात करें, ये है 3, ये वैल्यू C आपको दे रखा है यहाँ पे 2 के बराबर। V का वैल्यू आपके पास है यहाँ पे 1.2 यानी कि 1.2 ऐसा, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। V डैश का वैल्यू आपके पास आ गया 300 का यहाँ पे स्क्वायर, ये इससे कट हो गया यहाँ 4, तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई ये 4 का स्क्वायर, तो 16 आ गया, 16, तो इससे मल्टीप्लाई किए तो 24। तो ये भी एक शॉर्टकट मेथड होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप यहाँ से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। A parallel plate capacitor is to be designed with a voltage rating 2 kV using a material of dielectric constant 4 and a dielectric strength about 10 to power 8 volt per meter. What minimum area of the plates is required to have a capacitance of 80 picofarad? सबसे पहले देखिए यहाँ पे बात क्या आ गया, यहाँ पे बात यह है कि ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता क्या है। तो एक्चुअल में किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब आप प्लेस करते हैं स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अपनी इंसुलेशन प्रॉपर्टी को जब तक लूज ना करे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो एक्चुअल में आपको यहाँ पे जो दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो E विल बी इक्वल टू बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल बी इक्वल टू V बाई डी। तो ये वैल्यू दे रखा है आपको 10 टू द पावर 8 वोल्ट पर मीटर। तो क्या आप यहाँ से D पता कर सकते हैं, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स क्या हो जाएगा, तो V डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 8 लिखे, और यहाँ पे V दे रखा है आपको 2 किलो वोल्ट, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 8, तो ये आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर में। ये वैल्यू आपको सेपरेशन मिल गया। और जैसे ही डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कराते हैं किसी भी प्लेट्स के बीच में, जो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो दे रखा है आपको यहाँ पे एरिया पूछा गया है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट C डैश विल बी इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C नॉट होता है, जिसको K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D लिख सकते हैं। और C डैश आपको दे रखा है 80 पिको फैरेड, तो 10 टू द पावर -12 लिखे, K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 10 टू द पावर -12 इंटू एरिया आपसे पूछा गया डिवाइडेड बाई सेपरेशन आपने पता कर लिया 2 इंटू 10 टू द पावर -5। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो A का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 45 mm स्क्वायर के बराबर, दैट इज 45, दिस इज द 45, यानी फिर से लिख ले रहे हैं यहाँ पे 45 mm स्क्वायर के बराबर। तो ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। A 6 microfarad capacitor is charged by a 300 volt supply. It is then disconnected from a supply and is connected to another uncharged 3 microfarad capacitor. How much electrostatic energy of the first capacitor is lost in the form of heat and electromagnetic radiation? Just equivalent of formula हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्या heat lost, यानी lost की बात करें तो heat loss, that is heat lost delta U will be equal to half times of C1 into C2 divided by C1 plus C2 into V1 minus V2 का होल स्क्वायर, जहाँ पे V1 V2 पोटेंशियल। तो कैपेसिटर का यहाँ पे दे रखा वैल्यूज, फर्स्ट यहाँ पे है 3,
6 है एंड 3 है। देखिए 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, लेकिन नीचे माइक्रोफैरड में, ऊपर माइक्रोफैरड में, तो एक यहाँ पे बच जाएगा, 10⁻�6 आप और लिखेंगे। V1 यहाँ पे पोटेंशियल फर्स्ट का दे रखा है, फर्स्ट का पोटेंशियल है 300 माइनस दूसरा अनचार्ज था, इसलिए यहाँ पे इसको 0 लिखे। यहाँ पे ऐसे इसको 0 लिखा, देखिए इससे ये कट हो गया, ये कट हो गया 3, ये 6 कट हो गया, इसको सॉल्व किए तो आ गया 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, टू चार्जेस 6 into 10⁻8 coulomb and -4 into 10⁻8 coulomb are located 25 centimeter apart. At what points on the line joining the two charges is the electric potential 0? यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि इन्फिनिटी पे अगर पोटेंशियल 0, तो अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे Q1 एक चार्ज है, एक दूसरा चार्ज है यहाँ पे Q2, तो इस चार्ज को Q1 लिख रहे हैं, इस चार्ज को -Q2 लिख रहे हैं। दोनों के बीच यहाँ पे सेपरेशन है 25 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं फर्स्ट केस में इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे नेट पोटेंशियल 0, तो उस पॉइंट को P लिख रहे हैं, और ये दूरी यहाँ पे x है, तो ये जो सेपरेशन यहाँ से 25 माइनस x। तो यहाँ पे पूछा गया P पॉइंट पे पोटेंशियल, तो P पॉइंट पे पोटेंशियल विल बी ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q2 इज इक्वल टू यहाँ पे पोटेंशियल 0, तो यहाँ लिखे K Q1 डिवाइडेड बाई x माइनस, चूँकि चार्ज यहाँ पे नेगेटिव है, पोटेंशियल बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी, नेगेटिव तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पुट करेंगे, डिवाइडेड बाई 25 ऑफ माइनस x लिखे। जैसे आप इसको सॉल्व किए तो रिजल्ट आ गया आपके पास K Q1 डिवाइडेड बाई x विल बी इक्वल टू K Q2 डिवाइडेड बाई 25 ऑफ माइनस x। वैल्यूज पुट कर दिए तो ये आ गया आपके पास 6 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू Q2 का वैल्यू, अब आप यहाँ पे चूंकि माइनस साइन था इधर लेके चले आए तो इसलिए प्लस में लिख रहे हैं, 4 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई 25 माइनस x, इससे कट हो गया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए, ये 3 और ये 2 हो गया 6 करने पे, तो ये आ गया 75 माइनस 3x इक्वल टू 2x, तो 75 इक्वल टू आ गया 5x, और 5x आने के बाद x की जो वैल्यू मिलेगा वो आ जाएगा आपके पास, एक रिजल्ट आ गया, बिकॉज ये मिला 5x, तो x का वैल्यू आ गया 15 सेंटीमीटर, या 15 सेंटीमीटर की बात करें अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज ऑन द साइड ऑफ अ नेगेटिव चार्ज। तो एक यहाँ पे अभी ये ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, यानी कि इस तरफ चलना शुरू किया। फिर एक और ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है कि कहीं ऐसा नहीं 75 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज ऑन द साइड ऑफ नेगेटिव चार्ज, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कहीं एक ऐसा पॉइंट, नल पॉइंट ऐसा along द साइड ऑफ नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा हो, जिसको हम लोग यहाँ -Q2 माने थे, ये +Q1 माने थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पॉइंट आउटसाइड में हो। तो इस पॉइंट को पता करने के लिए यहाँ से सेपरेशन लिए x, ये है सेपरेशन आपके पास 25 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा x माइनस 25 सेंटीमीटर के बराबर। अगेन यहाँ पे लिखे इस P पॉइंट पे पोटेंशियल टोटल होगा 0, तो लिख सकते हैं K Q1 का वैल्यू है 6 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई, ये सेपरेशन है x के बराबर, इज इक्वल टू लिखे K टाइम्स ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई, अब ये सेपरेशन दिखा आपको x माइनस 25 के बराबर। फिर अगेन यहाँ से कट हुआ तो ये 3 यहाँ पे 2, तो लिख सकते हैं 3x माइनस 75 विल बी इक्वल टू 2x के बराबर, तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया 75 सेंटीमीटर, यानी ये भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे जो इन दोनों की करेक्ट होने की वजह से ऑप्शन जो 4 होगा विल बी आंसर, बिकॉज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, consider a region inside which there are various types of charges but the total charges is 0। ये स्टेटमेंट आ गया total charges is 0 किसी रीजन में। अगर टोटल चार्ज 0 तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर रीजन पे वहाँ पे डाइपोल्स होंगे, क्योंकि डाइपोल्स ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ फाइनाइट दूरी पर सेपरेटेड हो। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे, इस स्टेटमेंट का मतलब ये होगा कि पर्टिकुलर कोई एक रीजन है ऐसा, उस रीजन में नंबर ऑफ चार्जेस का सम 0, तो हो सकता है वहाँ पे, हो सकता नहीं वहाँ पे, इसका मतलब डाइपोल ही होगा, तभी यहाँ पे टोटल चार्ज 0 मिला। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरी 0, ऐसा तो नहीं है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरी यूनिफॉर्म, द डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r³ फॉर अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अ ओरिजिन ऑन एट दिस रीजन। अगर यहाँ पे इसकी बात करें तो ये इसका एक्सियल पोजीशन मिला, इस एक्सियल पोजीशन पे कोई एक पॉइंट P है या कोई पॉइंट एक N है, उस N पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला भी हम लोग जानते हैं 2kP डिवाइडेड बाई
आर क्यूब, जबकि यहाँ से इसके ओरिजिन से इसका सेपरेशन यहाँ पे दे रखा है आर के बराबर, यानी ये यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरा, द वर्क डन टू मूव अ चार्ज पार्टिकल लॉन्ग अ क्लोज पाथ अवे फ्रॉम द रीजन विल बी जीरो, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कंजर्वेटिव है और किसी भी कंजर्वेटिव नेचर में फॉर अ क्लोज लूप के लिए ई डॉट डी आर का जो सम होगा वो जीरो, क्योंकि यहाँ पे फोर्स की बात करते हैं तो क्यू ई डॉट डी आर विल बी जीरो, तो ऑप्शन ये भी करेक्ट दिखा। तो सी एंड डी विल बी ऑप्शन, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, question number 15. 5 charges Q each are placed at the corner of a regular pentagon of side 2A figure. What will be the electric field at O the center of the pentagon? देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो विल बी जीरो, बिकॉज एक दूसरे का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कैंसिल आउट कर देगा, तो नेट रिजल्टेंट विल बी जीरो। वैसे भी आप देख सकते हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर गया तो इसकी वजह से यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसको ये यहाँ पे कट करेगा, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, बिकॉज ये सेंटर पे, तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट, question number 16. What will the total flux through the faces of a cube with side of length of if a charge q is placed at B midpoint of an edge of the cube? देखिए फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स के लिए जानते हैं हम लोग, फ्लक्स विल बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट लूप डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। जिस भी लूप की बात करें वो कभी इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि चार्ज का पोजीशन क्या है या फिर लूप का स्ट्रक्चर क्या है, बस चार्ज क्लोज होना चाहिए तभी फ्लक्स। तो यहाँ पे चार्ज को प्लेस किया गया यहाँ पे एज पे, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं इसके पास 4 हैं, यानी आपको इसको इनक्लोज करने के लिए 4 यहाँ पे चाहिए क्यूब, तब ये चार्ज हो जाएगा इनक्लोज। उन चारों क्यूब की वजह से इनक्लोज होने पर चार्ज के द्वारा फ्लक्स जो होगा वो लिखेंगे हम लोग क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो किसी एक की वजह से तो इसका 1/4, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17. Two fixed identical conducting plates alpha and beta each of surface area S are charged to Q and plus Q/3 respectively. A third charge plate gamma free to move to locate on the other side of the plate with charge plus Q. Figure दे रखा है यहाँ पे. The third plate is released and collides with the plates beta. Find the electric field acting on the plate gamma before collision. अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो गामा वाली प्लेट है, ये गामा प्लेट इसके द्वारा फील्ड, इसके द्वारा क्रिएट फील्ड के रीजन में रखा हुआ है, और हम लोग जानते हैं किसी भी एक प्लेट के रिस्पेक्ट में बात करें तो वो बिहेव करता है एज ए शीट, बिकॉज बिटवीन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स जो इसका डायमेंशन होता है उसके रिस्पेक्ट में वेरी स्मॉल, तो इस प्लेट ही को हम लोग बिहेव करते हैं एज ए यहाँ पे शीट के द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट। तो जो गामा वाली प्लेट है वो रीजन में रखा है बीटा, यानी कि बीटा वाली प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रखा हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रखने की वजह से बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बीटा की बात कर रहे हैं, विल बी इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की बात करें तो होता क्या, चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया, तो चार्ज है इसके पास Q/3 इंटू 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया, यहाँ पे एस दे रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बीटा वाली प्लेट से बात करें गामा के लिए तो ये आ गया आपके पास Q डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू एस के बराबर। और वही अब गामा वाली प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यहाँ पे पुट किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अल्फा वाले के रीजन में भी रखा हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे तो अगेन सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू पुट करें तो चार्ज पर यूनिट एरिया, तो 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एस के बराबर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू ई नेट विल बी इक्वल टू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा और ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बीटा वाले की वजह से। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा की बात करें तो ये आ गया Q डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू एस प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एस, ऐसा लिख लिए। अब देखना यहाँ पे था सिर्फ डायरेक्शन को लेके, अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें तो ये वाला चार्ज पॉजिटिव, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस दिशा में जाएगा, यानी ड्यू टू बीटा की वजह से, और इस ये चार्ज निगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा।
अगर अपोजिट डायरेक्शन में गया अल्फा की वजह से तो हम लोग ई नेट जब लिखेंगे तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म आने की वजह से यहाँ पे डायरेक्शन चूंकि चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे साइन कैसा आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे निगेटिव साइन, तो इस वाले में लगेगा क्योंकि इसके इधर नहीं लगेगा। अगर हम लोग यहाँ बात करें तो कुछ ऐसा आ गया। इसको और अगर मैनिपुलेट करें तो q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एस, तो ये आ गया 1/2 माइनस 1/6। अगर यहाँ पे 1/2 माइनस 1/6 एलसीएम लिया तो यहाँ पे 3 माइनस 1, तो q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एस, तो ये दिखेगा आपको 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये हो गया 2। तो ऑप्शन आ गया आपके पास q डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू एस, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। तो ध्यान देना है यहाँ पे कि बिकॉज ये वाली प्लेट पे चार्ज पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाली चार्ज पे पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। A positively charged particle is released from rest in a uniform electric field। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड है इस दिशा में, और एक पॉजिटिव चार्ज को रिलीज कर दिया गया। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को रिलीज किए, जैसे रिलीज करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज मूव करना शुरू करेगा। हम लोग जानते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करता है, बिकॉज v इक्वल टू माइनस ई इंटू डी लिखते हैं। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज। और हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क डन के बराबर, वर्क डन विल बी इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। In a permanent magnet at room temperature, domains are partially aligned, domains are perfectly aligned, the individual molecules have non-zero magnetic moment which are perfectly aligned, magnetic moment of each molecule is 0। देखिए परमानेंट मैग्नेट की बात करें तो परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बने होते हैं, जिसमें अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें तो वहाँ पे जितने भी डोमेन्स होता है, डोमेन्स का मतलब एक स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द, जहाँ पे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अपने आप को अलाइन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे डोमेन की बात करते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट एट रूम टेम्परेचर पे उन मॉलिक्यूल्स के पास में कुछ थर्मल एजिटेशन, यानी कि चूंकि हीट आ गया तो थर्मल एजिटेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी कंसिस्ट करता है। काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो इसको हम लोग लिखते हैं E इक्वल टू, जानते हैं 3/2 KB इंटू टी के बराबर होता है, तो टेम्परेचर की वजह से एनर्जी। और अगर काइनेटिक एनर्जी उसके पास है तो वही मॉलिक्यूल्स होंगे जो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसके पास एनर्जी आ गया तो अपने एक्सिस के अबाउट जब वाइब्रेट करना शुरू करेंगे तो जो परफेक्टली अलाइन ना होकर ये पार्शियली अलाइन होगा इन इट्स डोमेन। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा फर्स्ट ना कि सेकंड, बिकॉज थर्मल एजिटेशन की वजह से, थर्मल एजिटेशन इसको डिस्टर्ब करेगा, थर्मल एजिटेशन जिसकी वजह से उसको मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी और वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। ए पैरामैग्नेटिक सैंपल शोज अ नेट मैग्नेटाइजेशन ऑफ 16 एम्पियर पर मीटर व्हेन प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला एट अ टेम्परेचर ऑफ 7.5 केल्विन। व्हेन द सेम सैंपल इज प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 केल्विन, द मैग्नेटाइजेशन विल बी। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मैग्नेटाइजेशन को लेके, तो मैग्नेटाइजेशन के लिए बात करें यहाँ पे तो देखिए क्या दिखेगा, फ्रॉम द क्यूरी लॉ। देखिए क्यूरी लॉ के बारे में बात करें तो काई एम ससेप्टिबिलिटी, जो कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और ये हम लोग जानते हैं C डिवाइडेड बाय T, यानी टेम्परेचर के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम लोग I की बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को भी जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और यहाँ पे अगर हम लोग H की बात करें तो ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तो हो गया मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, रिमेंबर मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं। और H यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो होगा वो H विल बी इक्वल टू B डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, यानी मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाई यहाँ पे मीडियम। अगर बात करें तो क्या यहाँ से बता सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तो प्रोपोर्शनल हो गया मैग्नेटिक मोमेंट के, और साथ साथ में यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रोपोर्शनल हो गया मैग्नेटिक फील्ड के।
तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर प्रोपोर्शनल हुआ तो I यहाँ से दिखा I विल बी इक्वल टू C इंटू बी डिवाइडेड बाई टी, यानी कि यहाँ पे I प्रोपोर्शनल हो जाएगा B डिवाइडेड बाई टी, टी इज द टेम्परेचर, B इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आपके पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी I1 बाई I2 विल बी इक्वल टू B1 बाई B2 इंटू T2 बाई T1। आपसे I2 पूछा गया है, क्या होगा मैग्नेटाइज, जबकि I1 दे रखा है, तो I1 की वैल्यू यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाई I2 इज इक्वल टू B1, फर्स्ट केस में मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 और सेकंड केस में 0.3, तो 0.5 टेस्ला डिवाइडेड बाई 0.3 टेस्ला इनटू टेम्परेचर है 20 केल्विन एंड 7.5 केल्विन, यहाँ पे T1 दे रखा है आपको 7.5 केल्विन। यहाँ से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I2 को सॉल्व किए तो रिजल्ट आ गया 3.6 एम्पियर पर मीटर, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, परमानेंट मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ थिन सिलेंडर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर हैज मैग्नेटाइजेशन एम्पियर पर मीटर, कैलकुलेट द मैग्नेटाइजेशन करंट। देखिए यहाँ पे जो कुछ डेटा दे रखा है m इक्वल टू 4 इंटू 10⁵, तो यहाँ पे ये डेटा कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। अगर ये वैल्यू आपके पास 5 होगा, 5 इंटू 10⁵, तभी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, ये शायद मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, तो उसको करेक्ट कर ले रहे हैं हम लोग। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में अगर ध्यान से देखो तो एम्पियर पर मीटर, और यहाँ पे ऑप्शन आपको पूछा गया करंट, तो क्या आप यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नेटाइजेशन करंट जो है IM, मैग्नेटाइजेशन करंट विल बी इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन इंटू लेंथ। मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 5 इंटू 10⁵ इंटू लेंथ आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻⁻², तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 10⁴ एम्पियर। तो ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पे 4, वो मिसप्रिंट हो गया, m की वैल्यू को 4 की जगह पे 5 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द प्राइमरी ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म लाइज इज एटॉमिक करंट। फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है, क्यों? एक्चुअली हम लोग एटॉमिक करंट की बात करें तो एटॉमिक करंट का मीनिंग ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन चूंकि अपने न्यूक्लियस के अराउंड चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व करता है, अगर रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व होने की वजह से एक टाइनी ये करंट लूप बनाता है, स्मॉल करंट कैरिंग लूप बनाता है, स्मॉल वेरी स्मॉल करंट कैरिंग लूप, जिसकी वजह से करंट कैरिंग लूप बना, चार्ज चला, तो आई को बोलते हैं हम लोग E/T, चार्ज के चलने को करंट, और करंट आया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे कंस्टिट्यूट होता है एटॉमिक करंट, जिसकी वजह से कि यहाँ पे स्मॉल टाइनी करंट कैरिंग लूप मिलेंगे आपको, जिसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो ऑप्शन 1 तो करेक्ट हो रहा है। दूसरा अगर हम लोग बात करें इंट्रिंसिक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, चूंकि पॉलीक्सुजल प्रिंसिपल तो अलग फैक्टर है, पोलर नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक अलग फैक्टर है, लेकिन हम लोग को बात करना है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, जिसके लिए हम लोग चाहिए क्या, करंट यानी चार्ज का चलना। अगर हम लोग इंट्रिंसिक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इंट्रिंसिक की बात करें तो ये प्रॉपर्टी की वजह से आपको मिलेगा मास और चार्ज, क्योंकि चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता, और ये अपने पॉइंट के अबाउट अगर ये स्पिन करना शुरू कर दे तो जिसकी वजह से इस स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके पास एक डाइपोल मोमेंट्स मिलेगा, और वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर्म करेगा आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को लेकर, बिकॉज हम लोग जानते हैं डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन चार्ज इनटू उनके बीच का सेपरेशन। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वजह से भी मिलता है मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑप्शन A और D जहाँ पे होगा वो करेक्ट होगा। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट question number 23. A domain in a ferromagnetic iron is in the form of a cube of side length 2 micrometer. Estimate the magnetization of the domain. The molecular mass of iron is 55 gram per mole and its density is 8 gram per centimeter cube. Assume that each iron atom has a dipole moment of 9 into 10⁻24. देखिए सबसे पहले यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है। अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें, बिकॉज यहाँ पे लेंथ दे रखा है क्यूब के फॉर्म में, ऐसा वॉल्यूम क्यों पता कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो पूछा गया आपसे, ये क्या जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के लिए बात करें तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू
साइड का क्यूब, तो साइड है 2 इंटू 10⁻⁻6 का होल क्यूब, तो ये लिखे हम लोग 2 इंटू 10⁻⁻18 मीटर क्यूब, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻12 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे वॉल्यूम मिल गया, तो क्या मैग्नेटिक मोमेंट पता करें, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, चूंकि ईच मोल की बार बार क्या ईच डायपोल मोमेंट, ईच एटम का जो डायपोल मोमेंट है वो इतना, तो टोटल क्या हो जाएगा, तो टोटल के लिखेंगे कि हम लोग कैपिटल N यानी नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स इनटू इंडिविजुअल का डायपोल मोमेंट। अब नंबर ऑफ एटम्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, जानते हैं हम लोग, यहाँ पे मास चाहिए, मास बराबर क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी कितना दे रखा है आपको 8, वॉल्यूम कितना है आपके पास, तो 8 इंटू 10⁻⁻12 बिकॉज सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिखे है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे मोलर वेट जो दे रखा है 55, तो 55 लिखे, आवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किए तो 6.02 इंटू 10⁻23, ये n आया तो इसको यहाँ पे वैल्यू लिख लिया तो ये आ गया 7 इंटू 10⁻11, यहाँ पर लिखे तो 7 इंटू 10⁻11 इंटू इंडिविजुअल का दे रखा है 9 इंटू 10⁻24, तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास 63 इंटू 10⁻13 आ गया, तो 63 इंटू 10⁻13 दिखा, तो पूछा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टोटल डायपोल मोमेंट 63 इंटू 10⁻13 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम आपको दे रखा है यहाँ पे 2 इंटू 10⁻18 मीटर क्यूब में, तो जब इसकी वैल्यू दे रखा है मीटर क्यूब में तो इसको सॉल्व किए तो यह आ गया आपके पास 8 इंटू 10⁵ एम्पियर पर मीटर, तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट, next question number 24, a sample of paramagnetic salt contains 3 × 10⁻24 atomic dipoles, each of dipole moment 2 × 10⁻23 joule per Tesla. The sample is placed under a homogeneous magnetic field of 0.72 Tesla and cooled to a temperature of 6 Kelvin. The degree of magnetic saturation achieved is equal to 20%. What is the total dipole moment of the sample for a magnetic field of 0.9 Tesla and temperature of 4 Kelvin? देखिए, अगर यहाँ पे पूछा गया नंबर ऑफ यहाँ पे मॉलिक्यूल्स या एटम्स की बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स आपके पास दे रखा है क्वेश्चन में 3 इंटू 10⁻24, और ईच मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट है वो दे रखा है आपको 2 इंटू 10⁻23, 2 इंटू 10⁻23, तो नेट डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, तो m टोटल की बात किए तो उसको लिखे हम लोग यहाँ पे n इंटू एम के बराबर, दैट इज 60 आ गया यहाँ पे जूल पर टेस्ला। लेकिन यहीं पे बोला गया कि टेम्परेचर द डिग्री ऑफ मैग्नेटिक सैचुरेशन अचीव्ड इज इक्वल टू 20%, तो एट द सैचुरेशन, जैसे ही सैचुरेशन आया तब उस केस में देखिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया आपके पास 20% मिला आपको ओनली इसका, तो 20% आप 60 लिखे तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 12 जूल पर टेस्ला के बराबर। अब पूछा गया कि अगर एक आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट ये है तो सेकंड मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इस गिवन कंडीशन पर। तो अगेन हम लोग यहाँ पे क्यूरी टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे क्यू ये ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो क्या होता है C/T, और यही ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगा I/V के बराबर, सॉरी I/H के बराबर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाई मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग अभी जस्ट पढ़े हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर होता है, और ये क्या मिल जाएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी को देखें तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं M प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाई टेम्परेचर T, तो यहाँ से रिजल्ट लिख लेते हैं M2 डिवाइडेड बाई M1 विल बी इक्वल टू B2 डिवाइडेड बाई B1 इंटू T1 डिवाइडेड बाई T2, आप ऐसा लिख सकते हैं M1 का वैल्यू यहाँ पे 12 है ना कि यहाँ पे 60, चूँकि हम लोग 12 पता कि 20% यहाँ पे सैचुरेशन के बाद ये वैल्यू मिला। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो B2 यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको, फर्स्ट केस में दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड 0.72, तो सेकंड केस में 0.9, तो हम लोग यहाँ लिखे 0.9 डिवाइडेड बाई 0.72 इंटू टेम्परेचर T1, फर्स्ट केस में टेम्परेचर है 6, सेकंड केस में टेम्परेचर है 4, तो यहाँ से सॉल्व किए तो M2 का वैल्यू आ गया 22.5 जूल पर टेस्ला पर यहाँ पे टेस्ला, तो ऑप्शन आ गया आपके पास 3। नेक्स्ट,
Question number 25. Assertion and reason based. The outer body of an aircraft is made of a metal which protects person sitting inside from lightning strikes. देखिए क्या होता है कि जब भी कोई एक क्लोज बॉडी यानी इंसुलेशन इसको दे दिया जाए, अगर लाइटनिंग यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, इंसुलेशन है, क्योंकि चार्ज किसी भी कंडक्टर बॉडी के लिए जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या हो जाता है यहाँ पे जीरो। वही देखो यहाँ पे रीजन दे रखा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इनक्लोज्ड बाय अ कंडक्टर इज जीरो, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइटनिंग होने की वजह से भी यहाँ पे एयरक्राफ्ट में बैठे पर्सन प्रोटेक्ट रहते हैं किससे, लाइट से। तो यहाँ पे असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4 और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिकॉज किसी भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। नेक्स्ट Question number 26. Using a battery, a 50 picofarad capacitor is charged to 80 volt and then a battery is removed. After that, the second uncharged capacitor is connected to a first capacitor in parallel. यानी कि फर्स्ट केस में एक कैपेसिटर है यहाँ पे C1 जिसको कनेक्ट किया गया, यहाँ पे पोटेंशियल सोर्स मान लेते हैं V1, वैल्यूज बाद में पुट करेंगे। फिर सेकंड केस में क्या बोला गया कि इसको चार्ज करने के बाद एक अनचार्ज कैपेसिटर है जिसके पास पोटेंशियल 0 है C2, इसको कनेक्ट कर दिए हम लोग C1 से जिसके पास पोटेंशियल था V1 के बराबर। जैसे कनेक्ट करेंगे तो अब यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर शुरू हो जाएगा C1 से C2 की तरफ। तो ये जब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों में कॉमन पोटेंशियल ना आ जाए, यानी कि कॉमन पोटेंशियल के केस में बात करें तो VC विल बी इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 के बराबर। कॉमन पोटेंशियल आपको दे रखा है यहाँ पे 50 वोल्ट के बराबर, तो ये 50 लिखे। C1 यहाँ पे दे रखा है 50 माइक्रोफैरेड, तो पिकोफैरेड है, 10 टू द पावर -12 लिख लिए। और पोटेंशियल आपको दे रखा है यहाँ पे 80 वोल्ट के बराबर, चूंकि ये अनचार्ज था तो पोटेंशियल 0 डिवाइडेड बाई ये आ गया 50 पिकोफैरेड, तो 10 टू द पावर -12 प्लस C2। तो ये वैल्यू यहाँ से इसको यहाँ पे कट कर दिए, ये वैल्यू 1 हो गया। तो मैं इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या दिखा आपको, ये 50 से 50 कट हो गया, तो ये वैल्यू आ गया 50 इंटू 10 टू द पावर -12 प्लस C2 इज इक्वल टू 80 इंटू 10 टू द पावर -12, यानी C2 का वैल्यू कितना आ गया 30 पिकोफैरेड। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. 3 charges Q, 2Q and 2Q are placed at the vertices of a right angle isosceles triangle as shown in the figure. The net electrostatic energy of the configuration is 0 if the value of Q is. देखा अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके साइड को A माने, इसको साइड को A माने, तो ये साइड कितना हो जाएगा √2A। तो जैसे यहाँ पे लिखे तो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा ड्यू टू यहाँ पे 3 चार्ज सिस्टम, तो 3 आपके पास 1 2 लिखे, 2 3 लिखे, प्लस 3 1 लिखे, यहाँ पे प्लस 3 1 2 2 3 3 1। तो देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन फर्स्ट एंड 2 का लिखने चले तो क्या लिखेंगे हम लोग, K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई A, पहले ये लिख लिए, फिर प्लस टाइम्स ऑफ K। अब इन दोनों की बात करें तो 2Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई ये सेपरेशन है तो √2A लिखे, प्लस फिर इन दोनों कॉम्बिनेशन की बात करें तो K इंटू Q इंटू 2Q डिवाइडेड बाई A। टोटल एनर्जी यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग 0 के बराबर। जैसे 0 लिखे तो देखो K2Q बाई A सब में से कट होता चला गया, ये यहाँ से कट होके हो गया 0 के बराबर। तो बचा क्या आपके पास यहाँ पे, ये बचा आपके पास 2Q बाई A प्लस इस केस में बचा आपके पास Q डिवाइडेड बाई √2A प्लस इस केस में बचा आपके पास Q बाई A इज इक्वल टू 0। तो A भी कॉमन यहाँ कट होता चला गया, तो क्या दिखा आपको 2Q प्लस, अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं Q को, तो क्या दिखा आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 1 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √2 इज इक्वल टू 0। तो Q का वैल्यू किसके बराबर आ गया, दैट इज Q इज इक्वल टू -2 √2 Q डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1। तो कहाँ से ऑप्शन दिखा, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. A force of 20 Newton acts on a charged particle placed between two plates of a charged capacitor. 2 चार्ज कैपेसिटर हैं, ये ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके बीच में कहीं चार्ज रखा हो जिस पे लगने वाला फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं बिटवीन द
plates of capacitor sigma minus sigma will be equal to strong electric field that is sigma by epsilon naught due to individual। अगर यहाँ पे बात करें सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स बहुत कम हो इसका डायमेंशन से, तो यही प्लेट्स बिहेव करता है एज ए शीट। इन दोनों शीट की वजह से यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसके पास जो लगने वाला फोर्स होगा तो F इक्वल टू क्यू ई विल बी इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू दे रखा है 20 न्यूटन। फिर सेकंड का इफ वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज रिमूव्ड ओनली वन ही प्लेट बचा। अगर वन प्लेट है तो अब इसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ड्यू टू शीट की वजह से कितना आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही हाफ हो गया तो फोर्स भी न्यू क्या हो जाएगा इनिशियल वैल्यू का हाफ दैट इज 20 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 अगेन स्टेटमेंट बेस्ड है। ए पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर टू द चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव। देखिए अब क्या है, मान लेते हैं पहले से यहाँ पे कोई फील्ड लाइंस मौजूद है। यहाँ पे ये देखिए किसी वजह से ये चार्ज कोई एक चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड लाइंस मौजूद है। बोल रहा कि एक पॉइंट चार्ज को ब्रॉट यानी लेकर आए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगी। देखिए अगर चार्ज का नेचर पॉजिटिव है, ये है कैपिटल क्यू की वजह से, अब दूसरा स्मॉल क्यू चार्ज लेकर आए तो इसके से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इधर रेडिएट होंगी रेडियली आउटवर्ड की तरफ, जो उसी डायरेक्शन में। अगर चार्ज का नेचर पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा जो गिवन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका मतलब स्टेटमेंट वन यहाँ पे फर्स्ट जो है वो करेक्ट है बिकॉज फील्ड लाइंस में इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट। सेकंड की बात करें, an electric dipole is placed in a non-uniform electric field, the net electric force on the dipole will not be zero। देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा कुछ, ये देखिए ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक डाइपोल को यहाँ पर प्लेस किए माइनस क्यू प्लस क्यू, इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ लिख रहे हैं F1 जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। इधर लगने वाला इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लिख रहे हैं F2। अब F1 इज नॉट इक्वल टू F2 बिकॉज फील्ड लाइंस का सेपरेशन यहाँ पे ज़्यादा, तो इसका इफेक्ट यहाँ पे कम फील्ड लाइंस का, तो ये फोर्स कम। यहाँ पे फील्ड लाइंस की दूरी जो है वेरी क्लोज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KQ/R², तो ये फोर्स ज़्यादा। तो F2 यहाँ पे होगा ग्रेटर देन F1 से, तो F नेट यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली एक टॉर्क नॉट इज ऑल्सो इज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन दिखा 4। नेक्स्ट Question number 30. A solid ball of radius r has a charge density rho is given by rho is equal to rho naught 1 minus r upon 2r from r0 to r. The electric field outside the ball। देखिए क्या पूछा गया कि एक यहाँ पे बॉल है, इस बॉल के जिसका रेडियस है कैपिटल आर, इसके रीजन में स्मॉल आर रीजन में यहाँ पे ये डेंसिटी वेरी कर रहा है एज अ फंक्शन ऑफ आर। तो इस स्मॉल आर रीजन में कितना चार्ज इनक्लोज हुआ पहले वो पता कर ले क्यू। तो यहाँ पे इनक्लोज्ड चार्ज लिखे, देखिए क्या डी क्यू विल बी इक्वल टू रो इंटू डी वी लिखेंगे, जहाँ पे डी वी वॉल्यूम है तो रो का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 2r डी वी यहाँ पे इंटू 4 पाई r² इंटू डी आर, वॉल्यूम लिख रहे हैं डी क्यू। तो टोटल चार्ज के लिए इंटीग्रेट, तो टोटल चार्ज 4 पाई रो नॉट यहाँ पे कांस्टेंट, तो बाहर इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई किए तो ये r² माइनस r³ डिवाइडेड बाई 2r इंटू डी आर। कहाँ से कहाँ वेरी करेगा चार्जेस, तो 0 से कैपिटल R के बीच में। तो फिर यहाँ पे इसको इंटीग्रेट किए, जब भी कभी इंटीग्रेशन में नीचे यहाँ पे बेस ये लोअर लिमिट 0 हो अपर लिमिट यहाँ पे नॉन ज़ीरो हो, तो डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन में अपर लिमिट पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अपर लिमिट पुट किए तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास, चूंकि इसका इंटीग्रेशन r³/3 तो डायरेक्ट लिमिट पुट करके लिख रहे हैं, तो r³ आ गया माइनस ये हो जाएगा r⁴ डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2r, लिमिट भी पुट कर दिया बिकॉज लोअर लिमिट 0 तो सब 0 कर देगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिला 4 पाई इंटू रो नॉट इंटू r³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस ये क्या मिला आपको r³ डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पे एलसीएम लिए तो 8r माइनस 5r आ गया। तो देखिए क्या दिखा आपको चार्ज 4 पाई रो नॉट इंटू 5r³ डिवाइडेड बाई 24, जिसको 5 पाई रो नॉट
आर क्यूब डिवाइडेड बाई 6 भी लिख सकते हैं आप, चूँकि 4 से कट हो जाएगा। अगर ये चार्ज है तो फ्रॉम गॉस लॉ से जानते हैं हम लोग ई डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म तो बाहर लिखे डी एस ऑलवेज गॉसियन सरफेस का, जो कि है आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर। चार्ज इनक्लोज लिखा गया आपने 5 पाई रो नॉट इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। पाई से पाई कट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया आपके पास 5 रो नॉट इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई, ये अगेन आ जाएगा 24 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। The coercivity of a magnet is 8 into 10 to power 3 ampere per meter. The amount of current required to pass in the solenoid of length 20 centimeter and the number of turns 200 so that the magnet gets demagnetized when inside the solenoid. देखिए अगर हम लोग कोएर्सिविटी की बात करें, देखिए लिख लेते हैं कोएर्सिविटी विल बी इक्वल टू n इंटू आई, यानी b अपॉन म्यू नॉट के बराबर होता है, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे रखा है आपको यहाँ पे, और ये वैल्यू दे रखा है 8 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे 200 है पर यूनिट लेंथ कितना दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, तो -2 लिखे इंटू आई आ गया। तो ये इससे कट हो गया, ऊपर यहाँ पे ले गए तो आई का वैल्यू देखो कितना दिखा आपको 8 एम्पियर के बराबर, बिकॉज 2 से 2 कट हो गया, 3 से 3 कट हो जाएगा, तो ऑप्शन आया आपके पास थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। A parallel plate capacitor is made of two circular plates separated by a distance of 4 mm and with a dielectric constant 5 between them. When the electric field in the dielectric is 4 into power 6 volt per the charge density of the positive plate. देखिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो ये बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कराए, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का बाई k टाइम्स डिक्रीज होता है, जबकि जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ई नॉट, जिसको लिखते हैं हम लोग सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई विल बी इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई के बराबर, दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाई के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा आपसे पूछा तो चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू ई इंटू के इंटू एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है 4 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है आपको यहाँ पे 5 इंटू ये होता है 8.85 10 टू द पावर -12। सॉल्व किए तो ये आ गया 1.77 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन हो गया आपके पास सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। 3 capacitors of capacity 20 microfarad, 30 microfarad, 40 microfarad connected in a parallel to a supply of 200 volt। पहले पैरेलल की बात करें तो C पैरेलल में सारे कैपेसिटर का एडिशन तो C1 प्लस C2 प्लस C3, दैट इज वैल्यूज दे रखा आपको 20, 30 एंड 40। 20 प्लस 30 प्लस 40 विल बी इक्वल टू 90 माइक्रोफैरड। ये आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तब उस केस में जो एनर्जी स्टोर होगा उसको U बोला गया, जो कि होता क्या है हाफ ऑफ CV स्क्वायर के बराबर। तो कैपिटल E विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 90 इंटू पोटेंशियल का वैल्यू दे रखा है आपको 200 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 लिखे। अब सेकंड केस में बोला कि इनको कनेक्ट कर दिया गया सीरीज में। जैसे सीरीज में कनेक्ट किया 1/CS विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ से एलसीएम ले लिए 120 एलसीएम लिए तो ये इससे कट हो गया, तो ये कितना आ गया 6 प्लस ये इससे कट हुआ तो 4 प्लस ये 3, तो ये आ गया 13 डिवाइडेड बाई 120। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको मिला 120 डिवाइडेड बाई 30 माइक्रोफैरड, ये वैल्यू 120 लिखा हुआ है। तो उस केस में एनर्जी पूछ रहा क्या होगा, तो E डैश विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, अब लिखेंगे CS इंटू V का स्क्वायर, तो दैट इज हाफ
सी एस का वैल्यू हो गया 120 डिवाइडेड बाई 13 इंटू ये वैल्यू दे रखा है 200 का स्क्वायर। 200 बाई इसकी बात करें तो ये क्या मिलेगा आपको ई बाई 90। तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं 120 डिवाइडेड बाई 13 इंटू ई बाई 90। देखिए यहाँ से ये रिजल्ट लिख लिया हम लोग ई बाई 90। तो ये इससे कट हो गया। तो यहाँ से और लिखे इसको, ये 4e डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3, तो ये कितना आ गया 39 कंपेयर किए इससे। तो यहाँ पे 4e डिवाइडेड बाई x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 39। ऑन कंपेयर करने पे तो 4e डिवाइडेड बाई x, तो x का वैल्यू आ गया आपके पास 39। तो ऑप्शन लिखा 4। नेक्स्ट question number 34. An electric dipole is placed on the x-axis in the proximity to a line charge of linear charge density 4 × 10⁻⁶ coulomb per meter. Line charge is placed on z-axis and positive and negative charge of dipole is at a distance of 8 mm and 16 mm from the origin respectively. If the total force of 36 Newton is exerted on the dipole, then find out the amount of positive or negative चार्जेस ऑफ द डाइपोल। देखिए क्या बोला गया कि एक लाइन चार्ज है, पॉजिटिव लाइन चार्ज ऐसा, जिसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है। यहाँ पे एक डाइपोल को प्लेस किया गया प्लस क्यू माइनस क्यू। यहाँ पे एक डाइपोल को प्लेस कर दिया गया प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो मान लेते ये वैल्यू है प्लस क्यू, ये वैल्यू है माइनस क्यू। ऐसा लाइन चार्ज प्लेस द जेड एक्सिस, नेगेटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल इज एट अ डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज ये ऐसा है, नेगेटिव चार्ज क्लोज है। तो यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ लिखे हम लोग प्लस क्यू। ये दूरी यहाँ से दे रखा है 8 mm और ये यहाँ से सेपरेशन दे रखा है 16 mm के बराबर। तो इन दोनों के बीच में भी सेपरेशन आ गया 8 mm का। ओरिजिन इफ द टोटल फोर्स ऑफ 36 न्यूटन, देखिए हम लोग बात करें यहाँ पे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में, जिसका वैल्यू कितना होता है लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से तो फोर्स इधर एक्ट हो गया, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इधर, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इधर। तो नेट फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो लिख सकते हैं क्या आप F विल बी इक्वल टू, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू F1 माइनस F2। चूँकि यहाँ पे सेपरेशन कम, तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे सेपरेशन ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो लिखेंगे आप F1 माइनस F2 की वैल्यू। ये दे रखा आपको 36 विल बी इक्वल टू, क्या इसको लिख सकते हैं Q इंटू E1 माइनस E2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 and 2। तो यहाँ पे Q की वैल्यू पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लैम्डा अपॉन, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का वैल्यू है 8 mm माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू है 16 mm और इंटू यहाँ पे mm है तो 1/10⁻³ बाहर ले लिए। अब यहाँ से फिर से कॉमन लिए तो ये आ गया 36 इज इक्वल टू, लैम्डा का वैल्यू दे रखा है आपको 4 × 10⁻⁶। तो यहाँ पे लैम्डा भी कॉमन ले रहे हैं, तो Q इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻³ कॉमन। तो ये आ गया आपके पास 1/8 माइनस 1/16। तो ये आ गया माइनस, ये वैल्यू दिखा आपको 1/8 16 लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1, तो ये बचेगा 1/16 टाइम्स ऑफ इंटू Q इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻³ सारी वैल्यूज़ के यहाँ पे पुट कर दिए। देखिए ये हो गया 36 इक्वल टू Q पता करना, लैम्डा का वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई, ये हो गया, क्या इसको आप 2 भी लिख सकते हैं, 2 के लैम्डा 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये K की वैल्यू आ जाएगा, बिकॉज इसको कुछ आप ऐसा भी लिख सकते थे 2K लैम्डा बाई R। समझ पा रहे हैं, अगर 2K लैम्डा बाई R भी लिख सकते हैं तो डायरेक्ट देखो यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वजह से K का वैल्यू फिक्स मिल जाएगा। तो दैट इज 36 विल बी इक्वल टू 2 लिखे, K का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, लैम्डा का वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻6 और ये वैल्यू सॉल्व करने पे कितना आ गया आपके पास 1/16 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ से सॉल्व किए, ये Q का वैल्यू है, ये सॉरी ये 9 था, Q यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी ये 9 है, फिर यहाँ से Q मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये Q भी है ना,
तो यहाँ पे Q को यहाँ पे लिख लिए। सॉल्व करने पे Q का वैल्यू आ गया 8 माइक्रो कूलाम के बराबर, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। For a short dipole placed at origin O, the dipole moment P is along x-axis as shown in the figure. If the electric potential and electric field at A are V0 and E0. हम लोग जानते हैं कि एक्सियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल होता है किसी भी जनरल पॉइंट पे एट द एक्सियल पोजीशन पे, वो हम लोग लिखा करते हैं KP बाई आर क्यूब या एक्स क्यूब। जिसको इन जनरल बात करें तो पोटेंशियल होता है KP cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और जबकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो E इक्वल टू KP अंडर KP डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो यहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें एक्सियल पोजीशन यानी A पे, जो कि यहाँ पे A पे है, ये वैल्यू आपको दे रखा है V0। यहाँ पे अगर बात करें तो ये वैल्यू है E0 जो कि होगा 2 KP डिवाइडेड बाई आर क्यूब के बराबर। पूछा B पे, तो B चला गया है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे, क्योंकि डायपोल मोमेंट इधर उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 90। तो पोटेंशियल एट द इक्वेटोरियल पोजीशन तो जीरो था, ऑप्शन या तो फर्स्ट होगा, ऑप्शन सेकंड होगा, या तो थर्ड होगा, फोर्थ ऑप्शन तो रूल्ड आउट हो गया। अगर B पे बात करें तो पोटेंशियल, ये B पे बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी का, तो वो होता है KP डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो R का वैल्यू यहाँ पे 3R का होल क्यूब, दैट इज KP डिवाइडेड बाई 27 इंटू आर क्यूब आ गया। और KP बाई आर क्यूब को क्या यहाँ से लिख सकते हैं आप E0 बाई, तो यहाँ से EB विल बी इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 27, दैट इज E0 डिवाइडेड बाई 54। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। The magnetic moment of a bar magnet is 0.4 ampere meter square. It is suspended in a uniform magnetic field. It is suspended in a uniform magnetic field of 5 × 10⁻⁴ Tesla. The work done in rotating it from its most stable to most unstable position. देखिए अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन विल बी इक्वल टू M इंटू बी इंटू cos थीटा 1 माइनस ऑफ cos थीटा 2। तो यहाँ पे M इंटू बी cos थीटा 1 कितना मिलेगा आपको 0 जब स्टेबल था, अनस्टेबल में ये वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यानी कि दिखा आपको कितना 2 टाइम्स ऑफ MB के बराबर, बिकॉज cos 180 -1 होता तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ MB के बराबर। तो यहाँ पे लिखे हम लोग 2, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दे रखा है आपको 0.4, तो दैट इज 0.4 इंटू इसका वैल्यू दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻⁴ के बराबर। तो ये वैल्यू आ गया कितना भाई, ये वैल्यू आ गया 4 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ से 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। कॉलम दे रखा प्रोसेस एंड कंडीशन, तो एडियाबैटिक जिसमें हीट का ट्रांसफर ना हो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग टू सिस्टम, तो एक आ गया बी, कहलाता है एडियाबैटिक। तो फर्स्ट का बी ऑप्शन है, तो फर्स्ट हो गया तो फोर्थ होगा। आइसोथर्मल की बात करें तो आइसोथर्मल का मतलब जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा यू, जिसको चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, जो कि NCV इंटू डेल्टा टी, ये ऑलवेज जीरो होगा, तो वो कहलाता है आइसोथर्मल। तो सेकंड का डी यहाँ दिखा, यही आपने ऑप्शन टिक कर दिया। वैसे भी जानते हैं आइसोकोरिक, जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0 की, बिकॉज वर्क डन होता है क्या P इंटू डेल्टा वी हो गया 0। तो नेक्स्ट लास्ट जो बचा है आगे आ गया, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 mm। वर्नियर कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, जो कि दे रखा है आपको 0.1 mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर के बराबर। एंड इट हैज़ अ जीरो एरर, तो एरर आपको दे रखा है निगेटिव में, तो रीडिंग में हम लोग हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं, जो कि है माइनस टाइम्स ऑफ 0.04 सेंटीमीटर के बराबर। वाइल मेजरिंग डायमीटर ऑफ अ स्फीयर द मेन स्केल रीडिंग इज, तो MSR मेन स्केल रीडिंग आपको दे रखा है यहाँ पे 2.3 सेंटीमीटर के बराबर। कोइंसाइडिंग वर्नियर कांस्टेंट, तो VSR दे रखा है। वर्नियर स्केल रीडिंग दे रखा है आपको 6, ये कांस्टेंट दे रखा है, अभी रीडिंग में मल्टीप्लाई करने के लिए लीस्ट कौन से मल्टीप्लाई, द करेक्ट डायमीटर
देखिए डायमीटर का फार्मूला, तो डायमीटर विल बी इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट प्लस एरर। अगर एरर निगेटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव होता तो निगेटिव लिखते, तो 2.3 प्लस ये 6 इंटू 0.01 प्लस में लिखेंगे इसको 0.04, 0.04, तो ये कितना आ गया भाई 2.4 सेंटीमीटर के बराबर, तो ऑप्शन आ गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ए बैलून एंड इट्स कंटेंट हैविंग मास m इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन a, यानी कोई एक बैलून है ऐसे जिसका टोटल मास कैपिटल M है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है एक्सेलरेशन a से, तो इसके पास टोटल मास कैपिटल M जी है कि इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा उसको हम लोग मान ले रहे हैं यहाँ पे F के बराबर, जो कहलाएगा इसका बियॉन्सी फोर्स भी कहलाएगा, या फिर इसको रेजिस्टिव फोर्स भी बोल सकते हैं, या फिर इसको आप थ्रस्ट भी बोल सकते हैं, जिसकी हेल्प से ऊपर जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम कंटेंट सो दैट द बैलून स्टार्ट्स मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन 2a विल बी, अब कितना इससे मास को अगर हम लोग रिमूव कर लें, रिलीज कर लें, ताकि अब इसका एक्सेलरेशन a से बदल के कितना हो जाए 2a के बराबर। तो अगर ये अपर डायरेक्शन में मोशन करो तो क्या पता कर सकते हैं, f माइनस एम जी विल बी इक्वल टू एम ए के बराबर, तो f का वैल्यू आ गया m टाइम्स ऑफ g प्लस a, यानी कि जिसको आप लिख सकते थे अगेन एम जी प्लस एम ए के बराबर कैपिटल F का वैल्यू। अब बोले से कितना मास रिमूव कर, तो मान लेते हैं कि मास कुछ रिमूव हो गया, तो जिसके पास अब बचा हुआ मास कितना है m डैश जी, ये रेस्ट मास है ये तो यहाँ पे लगने वाला इसके पास वेट हो गया m डैश जी, एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में 2a, ये फोर्स चेंज नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इमीडिएट वैल्यू चेंज नहीं होता फोर्स का, जो भी यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स लिख रहे हैं हम लोग, f माइनस एम डैश जी बराबर m डैश इंटू 2a के बराबर, तो f विल बी इक्वल टू आ गया m डैश जी प्लस 2a की वैल्यू, यही f का वैल्यू यहाँ से पुट किया, तो ये हो गया m जी प्लस m a विल बी इक्वल टू m डैश डिवाइडेड बाई इंटू जी प्लस 2a। तो कितना मास रिमूव्ड हुआ, तो मास रिमूव्ड टोटल मास था कैपिटल M, जिसमें 2a, एम जी कट हो गया, तो ये वैल्यू कितना आ गया आपके पास भाई m इंटू ए डिवाइडेड बाई जी प्लस 2a, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, करेक्ट बर्नौलीज इक्वेशन इज, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि होता है क्या है, प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4, बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, कंसिडर यूनिफॉर्म वायर ऑफ मास एंड लेंथ l/2, एक वायर है जिसका मास m, लेंथ है l/2, इट इज बेंट इन टू ए सेमी सर्कल, बेंड कर दिया गया सेमी सर्कल में, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, जिसका रेडियस यहाँ से कैपिटल R, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं हम लोग, प्लेन के परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द एक्सिस क्या मिलेगा आपको, m इंटू आर स्क्वायर, R नहीं पता तो लिख सकते हैं आप, टोटल लेंथ l/2 विल बी इक्वल टू इट्स पेरीमीटर दैट इज पाई इंटू R के बराबर, तो R का वैल्यू आ गया आपके पास l डिवाइडेड बाई 2 तो यहाँ पे पुट कर दिए m और l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर, तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, a gas mixture consists of 6 moles of argon and 8 moles of oxygen at a temperature T, neglecting all vibrational modes. The total internal energy of the system, तो total internal energy of the system will be equal to sum of individual internal energy U1 plus U2, U क्या होता है N1 F1 R into T divided by 2 will be plus N2 F2 RT डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे N नंबर ऑफ मोल्स और F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो फर्स्ट केस में नंबर ऑफ मोल्स आपको दे रखा है 6, आर्गन एक मोनोएटॉमिक गैस है और मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3 सॉरी इंटू RT डिवाइडेड बाई 2 प्लस
नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है आपको सेकंड केस में 8 दे रखा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 5 इंटू RT डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व किए तो ये आ गया 9 RT प्लस ये इससे सॉल्व किए तो हो गया 20 RT, तो दैट इज सम आ गया 29 RT के बराबर, तो ऑप्शन आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, light travels in two media m1 and m2 with speed 2 into the power 8 meter per second and 2.25 into the power 8 meter per second respectively. The critical angle between them, देखिए हम लोग जानते हैं जो critical angle होता है sin theta c will be equal to refractive index of rarer medium divided by refractive index of denser medium। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की बात करें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ यानी लैम्डा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड, तो क्या आप यहाँ से लिख सकते हैं स्पीड ऑफ द डेंसर मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द रेरर मीडियम। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ डेंसर मीडियम जो होगा वो लेस होगा, रेरर मीडियम में स्पीड ऑफ द लाइट ज़्यादा होगा। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे डेंसर कितना दिखा आपको 2 इंटू 10 टू द पावर 8, और जबकि रेरर के लिए दिखा 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 आ गया, 8 से 8 कट हो गया। तो रिजल्ट क्या है आपके पास, साइन ऑफ थीटा सी विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2.25, जिसको लिख सकते हैं 200 डिवाइडेड बाई 25 विल बी इक्वल टू 8/9। 25 से अगर इसको डिवाइड कर दिए तो थीटा सी क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 8/9 के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट Question number 44. If I need a magnification of 200 from a compound microscope of tube length 200 mm and an objective of focal length 6 mm, the focal length of the eyepiece should be. In case of अगर आपको magnification की बात करें, ट्यूब लेंथ दे रखा तो फार्मूला क्या हो जाएगा, L/FO 1 प्लस D/FE, जहाँ पे D क्या है, डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर है, उसको mm में कन्वर्ट कर लेंगे बिकॉज ये लेंथ आपको दे रखा है 200 यहाँ पे mm के बराबर, इसलिए इसको सबको mm में लिख लेंगे, और मैग्निफिकेशन है 200 डिवाइडेड बाई FO लेंथ ऑफ द फोकल ऑब्जेक्टिव लेंथ दे रखा है ये भी 6 mm 1 प्लस 25 सेंटीमीटर, तो उसको mm में कन्वर्ट किए इंटू FE लिखे। तो यहाँ से आ गया आपके पास 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 250 डिवाइडेड बाई FE, बिकॉज ये इससे कट हो गया। तो यहाँ से 250 डिवाइडेड बाई FE इज इक्वल टू 5, तो FE आ गया आपके पास 50 mm या फिर 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आपके पास दिखा है यहाँ पे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. In Young's double slit experiment, the fringe width is 8 mm. If the entire arrangement is placed in a water of refractive index 4/3, then the fringe width, देखिए हम लोग जानते हैं जो fringe width होता है वो बीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ D डिवाइडेड बाई D। जैसे ही मीडियम में इसको इंसर्ट कराए पूरे सिस्टम को, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, अब लैम्डा जो लिखेंगे वो मीडियम का इंटू D डिवाइडेड बाई D। अगर हम लोग लैम्डा ऑफ मीडियम की बात करें तो जानते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो म्यू ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ एयर विल बी इक्वल टू लैम्डा ऑफ एयर डिवाइडेड बाई लैम्डा ऑफ मीडियम, लिख सकते हैं ऐसा रेशियो में। म्यू ऑफ एयर तो 1 होता है, तो लैम्डा ऑफ मीडियम जो वैल्यू होगा वो आपके पास आ जाएगा लैम्डा ऑफ एयर डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ मीडियम। यानी कि इस केस में जब बात करेंगे तो बीटा फ्रिंज विद इन अ मीडियम विल बी इक्वल टू लैम्डा ऑफ एयर इंटू D डिवाइडेड बाई D इंटू म्यू ऑफ मीडियम, दैट इज B डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ मीडियम। यानी कि जो फ्रिंज विद होगा वो मीडियम टाइम्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स टाइम्स वो कम हो जाएगा। ये वैल्यू आपको दे रखा है 8 के बराबर, ये वैल्यू आपके पास 4/3 दैट इज विल बी इक्वल टू 6 mm। तो आंसर आपको दिखा है यहाँ पे फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स ये था आज आपका डिस्कशन, होप सो आप लोगों का पेपर अच्छा हो रहा होगा। थैंक यू सो मच।